तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम अपने इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या बच्चों, इक्विवेलेंट मास। ओके, तो देखो बच्चों, इक्विवेलेंट मास क्या है। तो आपने देखा कि कोई भी स्पीसीज जब केमिकल रिएक्शन करती है तो अपनी डिफरेंट बैलेंसीज यूज करती है। तो जो स्पीसीज है, रिएक्टिंग स्पीसीज है, उसकी वन बैलेंसी के करस्पॉन्डिंग जितना मास आता है बच्चों, वही कहलाता है क्या बच्चों, इक्विवेलेंट मास। और जब दो रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्शन करती हैं तो उनकी बराबर बैलेंसीज रिएक्शन करती हैं, इसीलिए उनके इक्विवेलेंट मास जो रिएक्शन करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास, वो भी बराबर होंगे। मतलब है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास एक स्पीसीज का तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास एक स्पीसीज का, 2 ग्राम इक्विवेलेंट मास एक स्पीसीज का तो दूसरे का भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट मास रिएक्शन करेगा। मींस रिएक्शन करने वाले जो इक्विवेलेंट्स हैं रिएक्टिंग स्पीसीज के, वो बराबर होते हैं। तो देखो यहां हम डिफाइन कर लें कि मास ऑफ, ठीक है, रिएक्टिंग species which is corresponding to its one valency। समझ गए बच्चों कि किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज का वो मास जो उसकी वन बैलेंसी में आता है, वही उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि और द मास ऑफ एनी स्पीसीज which combines with 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen और 35.5 ग्राम of क्लोरीन। मीन्स ये हो गया, ये कहलाएगा मास करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, वन बैलेंसी, करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, वन बैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। बात समझ गए बच्चों कि किसी भी स्पीसीज का इतना मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, मींस हाइड्रोजन की वन बैलेंसी के करस्पॉन्डिंग मास, 8 ग्राम ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन की वन बैलेंसी के करस्पॉन्डिंग मास, या 35.15 ग्राम ऑफ क्लोरीन मींस क्लोरीन की वन बैलेंसी के करस्पॉन्डिंग मास से कंबाइन होता है, वो भी उस स्पीसीज का क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड, ठीक है, इक्विवेलेंट। समझ गए, मास ऑफ, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीसीज। जिस स्पीसीज का आपसे पूछा गया है, तो इस तरह से देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं पहले में। जैसे ये लिखा है Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl2, ठीक है। अब यहां देखो आप कि ये है 24 ग्राम और ये है 71 ग्राम। क्लोरीन का टोटल मोलर मास कितना हो गया बच्चों, जो पूरा रिएक्शन कर रहा है वो दिख रहा है 71 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 71 ग्राम ऑफ, ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट विद 24 ग्राम ऑफ Mg। तो सोचो आप कि 35.5 ग्राम क्लोरीन से कितना कंबाइन होगा, ठीक है बच्चों, रिएक्ट विद 24 by 71 into 35.5 means 12 ग्राम of Mg।
तो हम यहाँ कहेंगे कि जो इक्विवेलेंट, समझ गए बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ mg, तो कितना हो गया देखो, तो ये कितना हो गया बच्चों 12 ग्राम। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसी को देखो आप दूसरा इसी तरह से लिख सकते हैं कि ये है mg प्लस ये है हाफ O2, क्या बन गया MgO। ठीक है, तो सोचो आप कि ये 24 ग्राम और ये 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, कंबाइन विद 24 ग्राम ऑफ mg, तो 8 ग्राम कितने से कंबाइन होगा, देखो आप वही आ जाएगा ना फिर से विद, ठीक है, 24/16 इंटू 8 मीन्स 12 ग्राम ऑफ mg। तो यहां पर भी आपने देखा कि जो इक्विवेलेंट मास है ऑफ mg वो कितना हो गया 12 ग्राम। तो इस तरह से हमें इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी निकालोगे तो भी यही आएगा बच्चों, क्योंकि MgH2 बनेगा। ठीक है, तो 1 ग्राम से आप देखोगे 2 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो 1 ग्राम 12 ग्राम से, तो इस तरह से। और एक जनरल जो फॉर्मूला है बच्चों, अगर आपको किसी का इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक है, तो ये होता है इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ऑफ गिवन स्पीसीज, जिस स्पीसीज का आपको दिया गया है तो ये होता है, ठीक है, मोलर मास ऑफ गिवन स्पीसीज जो भी आपको दी गई है अपॉन में n फैक्टर। अब ये बताऊंगा कि मैं n फैक्टर किसका क्या होता है, समझ गए ना। तो इस तरह से आप किसी भी स्पीसीज का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना चाह रहे हैं तो उसके मोलर मास को n फैक्टर, या हम इसी को बोलते हैं, समझ गए बच्चों, बैलेंसी फैक्टर, कि टोटल इसकी बैलेंसी कितनी है उससे डिवाइड कर दें। अब आता है कि अगर कोई एलिमेंट आ जाए बच्चों, एलिमेंट का पूछ रहा है, एलिमेंट, तो जो n फैक्टर होता है ना उसकी बैलेंसी के बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहां पर है CH4, तो हम कहें कि n फैक्टर ऑफ कार्बन, तो कितना दिख रहा है 4। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन का कितना दिख रहा है तो वो कितना दिख रहा है 1, समझ गए ना। तो इस तरह से कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमें पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का n फैक्टर देखना है तो उसकी बैलेंसी देख लो, एक। ठीक है, अगर दूसरा है कि कोई ये आ जाए आपका मल्टी एटॉमिक आयन, ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा बच्चों, ठीक है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होगा फॉर्मूला मास, जो भी उसका फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला मास अपॉन चार्ज नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मास अपॉन चार्ज नंबर। जैसे लिखा है CO3 2-, तो मैं कहूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2- कितना हुआ, तो आप लिखेंगे 60/2, क्योंकि टोटल CO3 का फॉर्मूला मास 60, चार्ज है 2, तो कितना आ जाएगा 30 ग्राम। मैंने कहा SO4 का कितना होगा, -2 है, तो अगर हम यहाँ इक्विवेलेंट मास देखें SO4 का कितना लिखेंगे बच्चों, तो ये होता है 96, चार्ज है 2, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा 4 और 6, 46 ग्राम। ये हुआ ना, ये हो गया नहीं 48 ग्राम हो गया ना, कितना हो जाएगा 48 ग्राम, इस तरह से। और देखो, मान लो मैंने कहा PO4 3- का कैलकुलेट करें इक्विवेलेंट मास, PO4 3- तो जितना भी होगा इसका मतलब ये होगा 64 और 31, 64, 16 चौका 64 और 31, तो ये हो गया 595। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे क्या, 95/3, इस तरह से, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको क्या निकाल लेने हैं एक, ये तो हुए कहां तक बच्चों, ठीक है, कि जब तक आपको ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा 31.66 ग्राम, इस तरह से यहां तक हो गए, ठीक है। तो मल्टी एटॉमिक आयन का हो गया, एलिमेंट का हो गया। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको सॉल्ट दे दिया गया हो, मतलब है ये जो है कैटाइन प्लस एनाइन से मिलके बनता है, ठीक है। तो अगर हमें इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट, ठीक है, मास ऑफ कैटाइन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनाइन, या एक और फॉर्मूला बता दूं कि फॉर्मूला जो उसका मास होगा, ग्राम फॉर्मूला मास, ये ठीक है, ग्राम फॉर्मूला मास, समझ गए बच्चों, अपॉन में क्या करेंगे, टोटल चार्ज वैल्यू ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड आयन, किसी एक का लेना है, समझ गए ना, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज वाले का ले लें और चाहे किसका, नेगेटिव चार्ज का। देखो अब मैं इसके एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपको दे दिया जाए CaCO3, तो सबसे पहले आपने इसको आयोनाइज्ड किया, Ca2 प्लस CO3 2 माइनस, तो दो प्रकार से निकाल सकते हैं ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3, तो या तो हम इक्विवेलेंट मास किसका ले लें बच्चों, Ca का, इस तरह से यहां पे लिखूं इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ऑफ Ca2 प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 40/2 और ये हो जाएगा 60/2, तो ये कितना आ गया बच्चों, 50 ग्राम। या डायरेक्ट देखो, या हम ऐसा लिख सकते हैं, और ठीक है, कि इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3, तो मोलर मास होता है 100 और चार्ज है 2, तो अभी आ गया 50 ग्राम, समझ गए ना। ठीक इसी तरह से लिखा है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू कितने H2 हैं, 20, यहां पर हो जाएगा 24H2, तो देखो ये आयोनाइज्ड होगा, तो 2K प्लस 2Al प्लस 3 प्लस 4SO4 माइनस 2 प्लस 24H2O, तो यहां अगर हम टोटल, ठीक है, चार्ज ऑफ कैटाइन ले लें या एनाइन किसी भी एक का, तो ये होगा कैटाइंस का कितना बच्चों, 8, तो हम यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलम, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एलम, तो ये हो जाएगा मोलर मास बाय कितना, 8। अब इसका जितना भी मोलर मास होगा, ठीक है, मोलर मास ऑफ एलम, ठीक है, और इस तरह से ये होगा m/8। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट का हो गया, फिर आ जाते हैं एसिड का, ठीक है। तो एसिड में जो है नंबर ऑफ, ध्यान रखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एसिड, समझ गए बच्चों, इसको बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, समझ गए बच्चों, कि इस तरह से जो भी उसमें नंबर ऑफ H प्लस हैं, और ठीक है, H प्लस यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइज, ठीक है, लाइजेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो वो भी एक क्या कहलाएगी बच्चों,
बेसिसिटी। इस तरह से देखो, अगर डायरेक्ट दे रखा है जैसे मान लो H2SO4, तो हम जानते हैं कि इसके आयोनाइजेशन से 2 H+ मैक्सिमम बन सकते हैं और SO4 2-, तो इसका इक्विवेलेंट मास लिखेंगे तो 98Y कितना हो जाएगा 2, है ना। ठीक, अगर मैं कहूँ HCl का लूं तो H+ और किस में ब्रेक होगा Cl, तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना हो जाएगा बच्चों 36.5/1। ओके, यहां तक ठीक। इसी तरह से H3PO4 है तो मैक्सिमम कितने आइंस बना सकता है ये 3H+ प्लस PO4 3-, तो जो इक्विवेलेंट मास है इसका ये कितना हो जाएगा 98/3। तो यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको एक रिएक्शन लिख दी जाएगी, जैसे क्वेश्चन है कि अगर मान लो कोई एसिड बेस रिएक्शन दी गई है, ठीक है बच्चों, ये हमारा पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 इन फॉलोइंग, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जैसे लिखा है H3PO4 प्लस NaOH बन गया NaH2PO4 प्लस H2O, ठीक है। फिर एक और लिखा है H3PO4 प्लस 2NaOH बना Na2HPO4 प्लस 2H2O, और तीसरा है H3PO4 प्लस 3NaOH, ठीक है, और बना Na3PO4 प्लस 3H2O। देखो यहां पर अगर आप बेसिसिटी देखें बच्चों, तो बेसिसिटी ऑफ H3PO4 कितनी दिख रही है 1। अगर हम यहां पर बेसिसिटी देखें तो 2, और यहां पर अगर हम बेसिसिटी देखें तो 3 दिख रही है। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो अगर हम फर्स्ट में कहें कि इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 कितना होगा, तो हम लिखेंगे मोलर मास Y1 मींस 98/1। अगर हम दूसरी रिएक्शन में ले लें कि इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, तो हम यही लिखेंगे M/2 मींस 98/2। और अगर मान लो हम थर्ड रिएक्शन में चलें कि इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, तो जो हो जाएगा M/3 मींस 98/3। तो ध्यान रखें, इक्विवेलेंट मास एक वेरिएबल क्वांटिटी है एलिमेंट के लिए या किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए। वो किस तरह की बैलेंसीज यूज कर रहा है इस पे डिपेंड करेगा। बात क्लियर है यहां तक? तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना, किसके बेस पर, प्रोटॉन्स की या बेसिसिटी के बेस पर। अब आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। अब मान लो कोई बेस आ जाए आपके सामने, तो कैसे निकालें? तो ध्यान रखें कि नंबर, समझ गए ना, नंबर ऑफ OH आइंस इन 1 मोल ऑफ बेस, इसको हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिडिटी। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट मास आपने देखा था, ठीक है, कि अगर हमने एसिड का इक्विवेलेंट मास, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्या, यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर लिख दूं पहले मैं, एसिड के लिए तो लिखा नहीं, बेसिसिटी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, समझ गए बच्चों, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन में क्या करना है बच्चों, बेसिसिटी। ये है एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, यही मैंने किया है। तो जितना मोलर मास है उसको हम किससे डिवाइड करते जाते हैं, उसकी बेसिसिटी से। और जितने H+ अगर कोई रिएक्शन दे रखी है तो जितने H+ यूज हो रहे हैं उससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, समझ गए बच्चों, तो हम यहां लिखेंगे मोलर मास ऑफ बेस, ओके, और अपॉन में देंगे बेसिसिटी, समझ गए ना, या नंबर ऑफ OH, या उनका यूज कितना किया जा रहा है। जैसे मैं कहूं NaOH है,
तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन 1 मीन्स 40 बाई 1 मीन्स 40 ग्राम। ठीक है, मैंने कहा CaOH होल ट्वाइस है, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा बच्चों, मोलर मास बाई 2। ठीक है, तो 40 और 34 74 बाई कितना हो जाएगा 2, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 37 ग्राम। इस तरह से, तो इस तरह से निकालना है। या फिर अगर मान लो कहीं पर वो कितने OH यूज कर रहा है, इससे भी हमें बेसिसिटी निकाल सकते हैं। जैसे लिखा है MgOH होल ट्वाइस प्लस 1 मोल इक्विवेलेंट HCl और बना MgClOH और प्लस H2। तो मैं यहाँ कहूँ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ MgOH होल ट्वाइस कितना हुआ, तो आप लिखेंगे m/1 मीन्स जो भी आता है 24 प्लस 34 ऐड कर लो और फिर उससे डिवाइड कर दो 1 से। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, एसिड की और बेस के इक्विवेलेंट मास। देखो बच्चों और भी आएंगे, ऑक्सीडाइजर का इक्विवेलेंट मास, बेस का ये है, ये मैंने ऑलरेडी एक बड़ा सा वो दे चुका हूँ। तो यहाँ पर हाँ, अब मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर आपने एन फैक्टर, तो यहाँ पर समझ गए थे ना एन फैक्टर की एलिमेंट का एन फैक्टर वैलेंसी के लिए बराबर है। ठीक है, इनका जो एन फैक्टर होता है, यहाँ बता दूं इनका फैक्टर होगा चार्ज के बराबर, चार्ज ऑफ, ठीक है, कैटाइन और ठीक है एनाइन जो भी है उसका एन फैक्टर उसके चार्ज के बराबर होगा। अगर सॉल्ट में आ जाए तो भी इनमें एन फैक्टर जो है, ठीक है, ये होगा टोटल चार्ज ऑफ कैटाइन और एनाइन। देखो आयन में तो सीधा है कि एन फैक्टर चार्ज ऑफ कैटाइन या एनाइन जो भी है उसका चार्ज जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई ना। एसिड में चले जाएं तो यहाँ पर ध्यान रखें एन फैक्टर किसके बराबर होगा, बेसिसिटी के बराबर। ठीक है, यहाँ पर चले जाएं बेस में, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो ध्यान रखें एन फैक्टर किसके बराबर होगा बच्चों, एसिडिटी के बराबर। इस तरह से, तो जहां पर एन फैक्टर से हम सब जगह देख रहे हैं कि इसका एन फैक्टर बेसिसिटी के बराबर है, इस तरह से। ठीक है, और इसका एन फैक्टर अभी आपने देखा कि किसके बराबर है, टोटल चार्ज ऑफ कैटाइन या एनाइन, मतलब चार्ज वैल्यू जो आएगी न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट, इसका एन फैक्टर कैटाइन हो या एनाइन उसके चार्ज के बराबर, इसका वैलेंसी के बराबर। तो हमें अभी इससे ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी जहाँ पर रिडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक मेथड बता दूं, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। समझ गए बच्चों कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होती हैं इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने की। तो पहली है मेथड जो है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, मीन्स अगर हम ये कहें एम है और यहाँ पर इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन की और MO बन गया, ये बन गया क्या, ऑक्साइड। समझ गए ना। तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट जो कि आपने M से रिप्रेजेंट किया है इक्वल टू, यहाँ पर आप लेंगे मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अपॉन एलिमेंट इन ऑक्साइड, कि ऑक्साइड में कितना है उसका मास, अपॉन में हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड इनटू, यहाँ क्या कर दो बच्चों 8। तो इससे आपको ऑक्साइड का क्या निकलाएगा, मतलब एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ठीक है, कि जैसे है कि मेटल ऑक्साइड कंटेन 32% ऑक्सीजन, देन कैलकुलेट, ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, ऐसे दे दिया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल मास हम ले लेंगे मास ऑफ ऑक्साइड, तो वो कितना मान लेंगे 100 ग्राम। तो यहां पर हम ले लेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हम ले लेंगे
कितना है 32 ग्राम, 32%। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मास ऑफ मेटल इन ऑक्साइड, तो ये कितना हो जाएगा 68 ग्राम। बस अब हम फॉर्मूले में रख दें तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल यहीं पे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 68 अपॉन 32 इंटू 8 मीन्स 68 बाय कितना हो गया बच्चों 4, तो ये हो जाएगा 1, फिर बचेंगे 2, तो ये हो गया 17 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऑक्साइड मेथड से रिएक्शन की। एक और लिख लें इसी तरह से कि 40 ग्राम, ठीक है, मेटल फॉर्म 100 ग्राम, नहीं ठीक है, 40 ग्राम मेटल फॉर्म 56 ग्राम मेटल ऑक्साइड। तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, कि मेटल का कितना होगा बच्चों। तो यहां पर देखो मेटल कितना है, यहां पर देखोगे मेटल है हमारे पास 40, ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो कि कितना ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया। ऑक्सीजन जो है अब देखो 50 ग्राम टोटल मेटल ऑक्साइड है, तो यहां पर ये हो जाएगा 16 ग्राम, तभी तो ये कितना हो गया 56 ग्राम मेटल ऑक्साइड, है ना। तो अब आप इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 40 अपॉन 60 इंटू 8 मीन्स कितना आ गया बच्चों 20 ग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक अब हम दूसरी मेथड आ जाते हैं और वो है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। समझ गए बच्चों, कौन सी मेथड है, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब ये है मेटल और ये है क्लोरीन, और मान लो ये बन गया, ठीक है, Cl2 या कुछ भी, तो ये क्या बन गया क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर जो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकालना है हमें, मींस M का, वो होता है क्या बच्चों, मास ऑफ एलिमेंट इन क्लोराइड, किसमें देखना है क्लोराइड में, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा मास ऑफ क्लोरीन इन क्लोराइड, ये लिखिए इनटू 35.5, इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा आंसर। जैसे लिखा है 74.5 ग्राम मेटल क्लोराइड कंटेन, ठीक है, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। समझ गए बच्चों, तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि मास ऑफ क्लोराइड, तो ये कितना है बच्चों 74.5, तो यहां पर मास ऑफ क्लोरीन वो दे रखा है 35.5, तो सोचो कि मास ऑफ एलिमेंट कितना हो गया इसमें, मेटल मतलब जो मेटल आप ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा 74.5 माइनस 35.5, ये होगा। तो इसमें से आप माइनस कर दोगे तो ये बचेगा आपके पास 39 ग्राम। ओके, फिर बस यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल लेंगे हमें, तो हम लिखेंगे 39 अपॉन 35.5 इंटू 35.5, तो ये आ जाएगा 39 ग्राम। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास किसका कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है, हाइड उसका एलिमेंट का। एक और मेथड बता देता हूं और वो है हाइड्राइड फॉर्मेशन और हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट मेथड। समझ गए बच्चों,
इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये होता है इक्विवेलेंट मास। देखो मेटल हाइड्राइड क्या होंगे पहले तो ये समझें। तो ये है एलिमेंट, ठीक है, कि ये है हमारे पास एलिमेंट प्लस ये है H, और इस तरह से यहाँ पर कोई MHX बन गया, तो ये कहलाएगा बच्चों क्या, हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट जब निकालते हैं मीन्स M का, तो यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट, समझ गए ना, अपॉन एलिमेंट इन हाइड्राइड, कितना है उसमें, अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्राइड, ये है इनटू 1, या फिर ऐसा भी हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड, ठीक है, अगर ये ग्राम में ले रहे हैं, इनटू 1। और अगर आपको ऐसा भी एक फॉर्मूला होगा, मास ऑफ मेटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड, मीन्स लीटर में ले लें, इनटू 11.2, क्योंकि 1 ग्राम का इक्विवेलेंट मास 11.2। जैसे यहां लिखा है 23 ग्राम सोडियम, समझ गए बच्चों, डिस्प्लेस्ड 11200 ml H2। तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ Na क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ Na, तो हम यहाँ लिखेंगे 23 ग्राम अपॉन 11200 इंटू 11200, या तो हम इसको लीटर में ले लें या इसको लीटर में, तो हमारे पास आ जाएगा 23 ग्राम। इस तरह से हम इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक मेथड और होती है, और वो है बच्चों क्या, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सपोज हमारे पास एक सॉल्ट था Ba और चेंज हो गया ये Bc में, सपोज, तो ध्यान रखें इक्विवेलेंट मास ऑफ Ba, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ Ba इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Bc, ठीक है, या हम ऐसा लिखें इक्विवेलेंट मास यहाँ आ जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ B प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ A ना, 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर हम ले लें मास ऑफ Ba अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ A इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ Bc अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ C। समझ गए बच्चों, ऐसे जैसे लिखा है CaCO3 चेंज इनटू CaO और CO2, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है कि ये है मान लो इतने ग्राम और ये है 0.56 ग्राम, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Ca क्या होगा, Ca2 प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, WCaCO3 अपॉन E, किसका, Ca2 प्लस प्लस E CO3 2 माइनस इक्वल टू WCaO अपॉन यहाँ पर हो जाएगा Ca2 प्लस प्लस E ऑक्साइड। बात समझ गए ना। अब यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन, ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा क्या बच्चों, सॉरी हमें ये तो निकालना है, मैंने गलत लिख दिया,
ठीक है कि ये तो हो जाएगा आपके पास EmCa2 प्लस प्लस यहाँ कर दिया आपने 30, यहाँ 0.56 अपॉन EmCa2 प्लस और प्लस यहाँ क्या हो गया 8, तो EmCa प्लस 2 जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20। तो इस तरह से डबल डिकम्पोजिशन मेथड से भी हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए आप। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट से रिलेटेड मैटर बच्चों। बाकी अगर हमें नॉर्मलिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको नॉर्मलिटी अलग से बता दूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये था आज हमारा इक्विवेलेंट से रिलेटेड बच्चों क्या मैटर। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐड करता हूँ अब इसको।